तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट जरूर अपना करें जो भी आपको डाउट वगैरह है। आज इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी के जो रिएक्शन मैकेनिज्म का हम एक सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। हमने पढ़ लिया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, हमने पढ़ लिया रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, हमने पढ़ लिया अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, हमने पढ़ लिया बॉन्ड फिजन कैसे होता है। अब जो अगला टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। बेसिकली अगर मैं बोलूं रेजोनेंस क्या है, और एक चीज ध्यान देना, ये बात जरूरी कि मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन तीनों इफेक्ट को अगर हमें समझना है अच्छे से तो हमें रेजोनेंस अच्छे से आना चाहिए। और मैं रेजोनेंस आपको पूरी तरीके से, इतने बेहतर तरीके से बताने वाला हूं कि आपको पूरा यहां पे हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज डाउट रह जाता तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उसमें, उस पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पे। अब अगर चलते हैं दोस्तों, तो रेजोनेंस क्या होता है। सिंपली अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो जो लुईस स्ट्रक्चर, डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू जो हम एक किसी मॉलिक्यूल को दिखाते हैं, वही रेजोनेंस होता है। अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं तो लिखा है, when a molecule can be represented by two or more structure that differ only in the arrangement of electron is called resonance। जब हम एक मॉलिक्यूल को एक से अधिक तरीके से रिप्रेजेंट करें, बस उसमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अलग हो, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट अलग हो, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, या उसी फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। ये बात समझ में आए? फिर से मैं बोलता हूं, रेजोनेंस क्या होता है। सिंपली मैं बोलूं कि जब एक मॉलिक्यूल को एक से अधिक तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और फर्क बस इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग होता है, ये फेनोमेनन ही क्या कहलाता है दोस्तों, रेजोनेंस कहलाता है। ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात, अब अगर हम देखें तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, तो जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उस रेजोनेंस के दौरान, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं दोस्तों, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये बात समझना पहले ध्यान से। रेजोनेंस होता क्या है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को एक से अधिक तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बस फर्क होता है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का, उस फेनोमेनन को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब वो जो एक से अधिक स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग है, उन सभी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर तीसरा नाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यही चीज मैंने लिखा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, द डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर उसी को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर उसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर इतना उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा क्या है। ये बात समझ में। अब बात करते हैं दोस्तों कि रेजोनेंस में एक्चुअली होता क्या है। देखो, हमें तीन टर्म इसमें समझना है। पहला दोस्तों है रेजोनेंस, दूसरा है डीलोकलाइजेशन, और तीसरा है कॉन्जुगेशन। हम इन तीनों में क्रिस्टल क्लियर चाहते हैं कि हमें इसमें कोई डाउट ना रहे, तो समझना हम रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस में मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो अरेंजमेंट होता है अलग अलग तरीके से। अब देखना, अगर मैं तीन एग्जांपल लूं, पहला फॉर्मल्डिहाइड लिया है, दूसरा साइनाइड आयन लिया है, और तीसरा लिया है CH3CONH2। अगर मैं इसमें रेजोनेंस समझाऊं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाऊं तो कैसे, देखना यहां पर ध्यान से। यहां पर अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो आप देख पाओगे इस फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलर बॉन्ड है। अगर पोलर बॉन्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की। तो जाहिर सी बात है, इस पर आ रहा होगा आपका पार्शियल नेगेटिव, और इस पर आ रहा होगा क्या, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा। अगर यहां से बॉन्ड में तोड़ता हूं दोस्तों, ये बॉन्ड मान लो एक पाई बॉन्ड टूटता है, इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, ऊपर से दिखाना चाहिए एक्चुअली में, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, HCH डबल सिंगल बॉन्ड O, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। ये बात समझ में। अब ये स्ट्रक्चर यहां पर ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में कैसे है दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बस चेंज हुआ है। ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं हो गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें। मॉलिक्यूल ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, बस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमने चेंज कर दिया है, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या होंगे दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS हैं एक दोनों। ये बात समझ में, RS का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात आती है दोस्तों साइनाइड आयन की। देखो, साइनाइड आयन का एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और वो भी बहुत लेस स्टेबल होता है।
अगर कभी आपको बनाने को आ जाए, मैं तो कहूंगा साफ सीधी बात, आप उसको याद रखना। याद रखने कैसे क्या बनता है इसमें देखना। अगर मैं साइनाइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां बनाता हूं मैं, देखना। तो ये बनता कैसे दोस्तों, देखो एक बॉन्ड यहां से टूटता है, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा तो इस पर आएगा क्या, नेगेटिव। तो देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास पहले से ही लोन पेयर था एक, और इस पर आ गया नेगेटिव। और यहां पर ये जो बॉन्ड टूटा, ये इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के यहां पर क्या बन गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है साइनाइड आयन का। अब हालांकि ये बहुत लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है, देखो भाई यहां पर इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, कार्बन का देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 3 दूना 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नाइट्रोजन का भी देखें तो 3 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखो कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ है। हालांकि यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है साइनाइड का। ये बात समझ में है। ये दोनों भी आपस में क्या है दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों भी आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल एक ही है, मॉलिक्यूल ये दोनों एक ही है, साइनाइड आयन, लेकिन ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 4 कंडीशन कि किस किस को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो अभी अब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखना दोस्तों, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं CH3CONS2 की, तो यहां पर देखना एक चीज, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर है इस पे लोन पेयर, क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। अब होता क्या है इसमें, यहां पर देखोगे कार्बन ऑक्सीजन की, ये जो कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें पोलर पाई बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये लोन पेयर क्या करता है दोस्तों, इधर जाता है तो ये पाई जो इलेक्ट्रॉन है इसको पुश करता है ऊपर की तरफ। ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये मूवमेंट करता है कार्बन की तरफ। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको पुश करता है ये ऑक्सीजन की तरफ। तो जो नया स्ट्रक्चर बनता है वो होता है CH3CO- और ये बन जाएगा आपका क्या, डबल बॉन्ड NH2। ये बात समझ में है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों भी आपस में क्या है दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बस क्या है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमने अलग दिखा है। ये बात समझ में है। ये दोनों भी आपस में क्या है, ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। आगे मैं समझाने वाला हूं दोस्तों आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है। अच्छा, उससे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझे, सबसे पहले हमें समझ लेना है कि क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं रेजोनेंस में, रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस से कैसे कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो उनमें की पॉइंट मैंने लिखा है, आपको देखना ध्यान से। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है जब एक मॉलिक्यूल को एक से अधिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हो, बस उसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग हो, बस वही होता है रेजोनेंस। उस फेनोमेनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट केवल अलग है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। 3 एग्जांपल मैंने लिया, फॉर्मल्डिहाइड का, साइनाइड का, CH3CONS2 का। ये बात समझ में है। अच्छा, ये बनाना कैसे होता है मैं आपको सिखाऊंगा आगे, लेकिन पहले की पॉइंट समझ लेते हैं। पहला की पॉइंट, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फेनोमेनन है दोस्तों। इस चीज का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल फेनोमेनन है कि हाँ भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा, हमने ये मान लिया है ऐसा। ये बात समझ में, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। ये जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं दोस्तों, इसका ये इन सब का कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये सिर्फ हमारा हाइपोथेटिकल जो है स्ट्रक्चर है, इसमें कोई रियल एग्जिस्टेंस की बात नहीं है। आगे समझना, द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये एक क्षण के लिए भी नहीं रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं आपस में। अगर ये बना तो ये तुरंत बन के ये वापस चला जाएगा। इन सब का कोई फ्रैक्शन, एक क्षण के लिए भी ये एग्जिस्टेंस नहीं होता इनका। ये बात समझ में आए। अगला देखना, द मॉलिक्यूल there is no such equilibrium between the canonical form as we have between tautomeric form। जैसा कि आप लोग टॉटोमेरिज्म में पढ़ के आए होंगे, या नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। टॉटोमेरिज्म में एक्चुअल में मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है 2, जैसे कीटो और इनॉल के बीच में। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ये आपका कीटोन, और यही कन्वर्ट होकर के बनाता है इनॉल फॉर्म, यहां पर OH आ जाता है।
इन ऑल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब अल्कोहल। तो कीटोन से हम इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होते, तो यहां पर एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, एक इक्विलिब्रियम होता है दोनों के बीच में, कीटोन और इनॉल के बीच में। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होता। ये बात समझ में आई आपको? अब समझना दो एक चीज और, ये दोनों अगर मैं पूछूं कि ये दोनों क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों। आपस में कीटो और फॉर्म और इसका इनॉल फॉर्म आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये बात समझ में अभी क्यों नहीं है, मैं ये आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि रेजोनेंस में कभी भी जो एटम है उनका मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यहां पर आप देखोगे तो एटम का मूवमेंट हुआ है, और एटम का मूवमेंट रेजोनेंस में नहीं होता, एटम फिक्स होता है, बस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये बात समझ में आई? आगे बात करते हैं दोस्तों। ए मॉलिक्यूल हैज सिंगल एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक कोई मॉलिक्यूल होता है उसका सिंगल एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। देखो, बनने को बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बात समझ में आई? Which is the weighted different resonating structure। देखो, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उन सब का एक एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और वही जो है उन सभी का समरी होता है एक तरीके से। ये बात समझ में? अच्छा, आगे देखना। रेजोनेंस इज द इंट्रामोलिक्यूलर फेनोमेनन। रेजोनेंस उसी मॉलिक्यूल में होने वाला फेनोमेनन है, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, केवल ऐसे एक ही मॉलिक्यूल उसी के अंदर होने वाला ये फेनोमेनन है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला फेनोमेनन नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल होने वाला ये फेनोमेनन है। ये बात समझ में आई? अगला, रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखो, जब रेजोनेंस हो रहा होता है दोस्तों, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है एज कंपैरिजन टू कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड हम बनाएंगे, अभी समझ में आएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता क्या है। जितने भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड होते हैं, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा, वो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं उससे कम एनर्जी होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड का। इसी वजह से जो रेजोनेंस होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। या यूं कह ले दोस्तों कि जब रेजोनेंस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रहा होता है, तो एनर्जी का लॉस होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये बात समझ में आए? अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो कंडीशंस कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, आगे देखते रहिएगा। दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि 4 रूल हम सिखाएंगे आपको कि 4 रूल कौन कौन से हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला रूल वो है दोस्तों, पहला रूल, 3 रूल मैंने यहां पर लिखा, चौथा रूल इसके बाद बताता हूं। पहला रूल पहले समझ लेते हैं। लिखा है आरएस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आरएस हैव द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। इसका क्या मतलब भाई कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बन रहे हैं सब में न्यूक्लियस का पोजीशन सेम रहना चाहिए। अब बताओ, न्यूक्लियस किसका होता है? एटम का होता है। इसका मतलब एटम का पोजीशन सेम रहना चाहिए। इसका मतलब एटम का मूवमेंट अलाउड नहीं है। पहले भी ये बात बता चुका हूं कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन एटम का मूवमेंट नहीं होता। अगर एटम का मूवमेंट हो रहा है तो वो रेजोनेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहां देख लो, कीटो इनॉल टॉटोमर, ये क्या होते हैं? टॉटोमराइजेशन में आपने पढ़ा होगा, ये दोनों आपस में टॉटोमर है। यहां पर देखो, हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट हुआ, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। आरएस करके ऐसे कट कर दिया, इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, एटम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर रखना। दूसरा पॉइंट, 2RS, आरएस का मतलब फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2RS मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, चलो ऐसे देख लेते हैं। क्या इसमें बताओ, इस कंपाउंड में क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइइन। बताओ दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं? 0। कितने हैं? 0। इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। लेकिन यही जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? यहां पर नंबर ऑफ यूपी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2।
क्या ये दोनों, ये और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में 0 है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। वैसे ही दूसरा एग्जांपल ले लो, CH3CONH2। देखो भाई, आपको इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। देखना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। एक डिब्बे में जो बनाया है मैंने, एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चला गया शेयरिंग में 4, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन के साथ शेयरिंग में है 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ऑक्सीजन का देखो, 6 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन के साथ शेयरिंग में चले गए, और 2 यहां है, 2 यहां है, तो मतलब टोटल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब यही होता क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो पेयर में है, यहां पर भी पेयर में, यहां पर भी पेयर में है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां नहीं दिख रहा है, मतलब CH3CONH2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यही जब इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देखना, ये बॉन्ड टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया। देखो वही दिखाया, और बाकी पहले से 2 लोन पेयर थे। तो बताओ, 1 अनपेयर्ड यहां, 1 अनपेयर्ड यहां। अरे आ गया कि नहीं आ गया? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? यहां पर हो गए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। ये बात समझ में आई? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो गए? 2। अब समझो, अब पहले से ही ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, आप उनको दिखा सकते हैं ऐसे, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। तो बताओ, ये जो लोन पेयर है, ये तो पेयर में ऑलरेडी है। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताओ, क्या ये और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? आंसर है नहीं। ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं थे, ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो RS लिख के कट कर देना, इसका मतलब ये आपस में दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये बात समझ में आया? पहला रूल क्या था भाई? पहला रूल ये था कि न्यूक्लियाई का पोजीशन, यानी कि एटम का पोजीशन फिक्स रहेगा, एटम का मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। एग्जांपल कीटो इनॉल टॉटोमर का बता दिया कि ये टॉटोमर आइसोमर तो है एक दूसरे के, लेकिन ये रेजोनेंस शो नहीं कर रहे। दूसरा, 2 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल इनका दिया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? आंसर है नहीं होंगे। यहां पर भी CH3CONH2 और CH3CONH2, इन दोनों का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। यहां का बॉन्ड जस्ट तोड़ा है दोस्तों मैंने। यहां पर भी ऐसे ही बॉन्ड टूटा है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया। अगर यहां पर बॉन्ड तो कैसे बना होगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये समझा दूं मैं। तो देखो, ये बॉन्ड टूटा होगा, फिर हुक एरो दिखा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा, और यही बॉन्ड टूटा होगा, फिर से हुक एरो से दिखा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा। ये बॉन्ड टूटा होगा तो फिर हुक एरो से 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिया। बताओ, ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना लिए यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन और कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। इसका मतलब जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। उसी तरह ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी वैलिड लेविस स्ट्रक्चर। देखो, लेविस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि कोई भी अगर एटम है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन क्या चाहता है? उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जितने एटम है वो चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस रूल का क्या कहना है? इस रूल का कहना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी वैलिड लेविस स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है हाइड्रोजन मस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन एंड नो सेकेंड रो एलिमेंट कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो सेकेंड रो यानी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये बात समझ में आपको? तीसरा रूल क्या कहता है कि जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो वो एक वैलिड लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए। और वैलिड लेविस स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई? कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, और जितने सेकेंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन हैं वो सब चाहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब ऑक्टेट उनका कंप्लीट कर दो। तो इसका मतलब जितने सेकेंड रो के एलिमेंट है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जितने जो हाइड्रोजन है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। तो आप काउंट करके सिंपली ये समझ सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। ये जैसे देखो, अगर मान लो यहां पर मैं मूवमेंट दिखाता है इलेक्ट्रॉन का, तो देखो ये बॉन्ड है,
ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है यहाँ पर और यहाँ पर आता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के यहाँ पर क्या बना लिए बॉन्ड, और यहाँ पर आएगा क्या पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड टूटेगा दोस्तों तो जिधर एरो दिखाया उधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे दोनों आकर के इस नाइट्रोजन से मिलकर के बॉन्ड बना लिया। अब समझना यहाँ पर, अब बताओ ये नाइट्रोजन जो है सेकेंड रो का एलिमेंट है, यानी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं। अब बताओ क्या इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, देख लेते कितना इलेक्ट्रॉन है। बताओ एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। कितना बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन, टोटल 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन टोटल बॉन्ड बना के बैठा है 5, और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। इस नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए कितना दोस्तों 10। बताओ क्या ये सेकेंड रो का एलिमेंट है नाइट्रोजन, क्या इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना, क्या ये वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, नहीं। आंसर है ये नहीं वैलिड होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आए क्यों ऐसा दोस्तों, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से ज्यादा हो गए, 8 से ज्यादा नहीं होना था। ये बात समझ में। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH2CHOH2 मैंने लिखा है ना, यहां समझना। इस ऑक्सीजन के पास बताओ एक लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये पाई बॉन्ड टूटता है, यहां पर जाता है नेगेटिव और यहां पर आएगा पॉजिटिव। जब पाई बॉन्ड जिधर एरो दिखा है दोस्तों उस पर जाएगा नेगेटिव। इस कार्बन पर आया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर। मैंने बताया था शुरू में कि कंप्लीट एरो 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करता है। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा और इस पर आएगा क्या पॉजिटिव। देखो इस पर आया है पॉजिटिव, ये बात समझ में। अब इस कार्बन पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन आया वो इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव के साथ मिलकर के एक बॉन्ड बना लेगा। ये लोन पेयर जो नीचे दिखाया था इसको अब ऊपर दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ अब कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल चाहे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन की बात बताओ। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का एलिमेंट है। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर बताओ, देखो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। अगर हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखाऊं तो ऐसे दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। बताओ एक ऑक्सीजन टोटल बॉन्ड कितना बनाया है, 1 2 3 4। टोटल बॉन्ड कितना है 4। 4 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और एक लोन पेयर है मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। यहां पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे आपस में, आंसर है नहीं। फिर से ये आंसर नहीं है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होने वाले। ये बात समझ में आया क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। यहां पर देख लो भाई, यहां पर एक ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और एक इसके साथ। 2 हाइड्रोजन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 और यहां पर 2 एक लोन पेयर, तो कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन है। ये वैलिड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब आपस में ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, नहीं। ये बात समझ में। ये स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही, लेकिन ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये बात समझ में। बस आपको सिंपल सा एक चीज याद रखना है कि लेविस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि भाई जिसमें जितना ऑक्टेट, जितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है उतना ही रहे, उससे ज्यादा कम ना हो। ये बात समझ में। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3 है बेंजीन के ऊपर, उस पर प्लस चार्ज है। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, यहां पर बॉन्ड टूटेगा, यहां पर आएगा इस कार्बन पर क्या आएगा नेगेटिव, और ये नाइट्रोजन के नेगेटिव के साथ मिलकर के क्या बना लेगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। इस नाइट्रोजन की बात करो दोस्तों, ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 1 कार्बन से जुड़ा है। 3 नाइट्रोजन 1 कार्बन, मतलब टोटल बॉन्ड हो गया 4। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। क्या 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है इस नाइट्रोजन में, हाँ पॉसिबल है। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां देखो, यहां इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक इस वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, तो 3 2 5 बॉन्ड नाइट्रोजन का हो गया, और 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। क्या नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 पॉसिबल है दोस्तों, नहीं। आंसर है नहीं। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। ये बात समझ में। अगला PH3 है, ये है। चलो देख लो, यहां पर बताओ फास्फोरस क्या सेकंड रो का एलिमेंट है दोस्तों, पहले तो ये बता दो फास्फोरस क्या सेकंड रो का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है क्या, नहीं। और ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, सेकंड पीरियड के लिए। तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। देखना PH3, ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ होगा, यहां पर PH3 बन गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया। फास्फोरस है ये दोस्तों, ये किस पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड रो का एलिमेंट है, थर्ड रो एलिमेंट।
क्या इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 1 कार्बन के, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड, 2 यहां बॉन्ड हो गया, 3 हाइड्रोजन, 5 बॉन्ड हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। इसका मतलब नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये पॉसिबल है क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बिल्कुल पॉसिबल है, ये दोनों आपस में पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बात याद रखना, क्योंकि ये फास्फोरस क्या है? सेकेंड रो का एलिमेंट नहीं है, इसके पास एक्सपेंडेड ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होती है, ये स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। ये अगले स्ट्रक्चर की बात करें हम, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये समझना। यहां पर अगर मैं बोलूं कार्बन का नंबर देखो, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, टोटल बॉन्ड 3 और एक लोन पेयर, तो कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, तो बताओ इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास और इस क्लोरीन के पास, इस क्लोरीन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन का बताओ, पहले इसके पास कितने थे? एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड बना के रखा था, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 6 इलेक्ट्रॉन और थे इसके पास। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे अभी तक। उस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। लेकिन जब ये रेजोनेंस में जाएगा तब इस क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। ये पहले 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 2 4 और यहां पर बना दिया 2 6। बताओ 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं और 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड की वजह से आ गया। यहां पर डबल बॉन्ड है ना दोस्तों, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाला हो गया, और ये एक लोन पेयर, ये 4 2 6 और ये 4 इलेक्ट्रॉन 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इस क्लोरीन के पास। इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10। क्या क्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है दोस्तों? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि फिर से अगेन क्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड का या सेकेंड रो का एलिमेंट नहीं है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? पॉसिबल है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? पॉसिबल है। अगला, अगर यही फ्लोरीन ले लेता इन क्लोरीन की जगह पर, बताओ फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। क्लोरीन के जैसे थे 7, देखो 2 2 4 2 6 और एक बॉन्ड में था 7, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। क्लोरीन जो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होते हैं वो शेयरिंग से बने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था। यहां ऐसे ही फ्लोरीन का एक बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस बॉन्ड में है और बाकी 3 लोन पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब बताओ फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले से कितने लोन पेयर थे? 3 लोन पेयर थे। पहले से कितने लोन पेयर थे? 3 लोन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दोस्तों? 10। इस फ्लोरीन के पास कितना हो गया? फ्लोरीन के पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? क्या ये वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है? आंसर है नहीं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है या सेकंड रो का एलिमेंट है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों आपस में वैलिड लुईस स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ये बात समझ में आए? अब अगला जो चौथा रूल है दोस्तों, फिर से एक बार समझ लेना ये कि वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होने के लिए पहला कंडीशन है कि जो एटम का मूवमेंट है वो रेजोनेंस में पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, न्यूक्लियस अपनी जगह पर फिक्स रहता है। दूसरा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में सेम है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तब हम उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगला जो था दोस्तों ये कि जो सेकेंड रो के एलिमेंट है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बात समझ में आया? चलो भाई अब चौथा रूल देख लेते हैं। पहला रूल देख लिया, दूसरा समझ लिया, तीसरा समझ लिया, अब चौथे रूल। केवल 4 रूल हमें पढ़ना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, और चौथे रूल की हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है दोस्तों, टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो भाई, जितने अभी तभी हम उन 2 स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे जब दोनों में चार्ज कांस्टेंट होगा। मतलब अगर एक में एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे में एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, एक पर कोई चार्ज नहीं तो दूसरे पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, तभी आपस में दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं, जैसे ये लो आपका फिनॉल दे दिया है। क्या दे दिया आप दोस्तों? आपको फिनॉल। फिनॉल की अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कुछ ऐसा बनेगा। फिनॉल के ऊपर क्या पाया जाता है दोस्तों? लोन पेयर पाया जाता है ना। कितने लोन पेयर पाए जाएंगे आप बताओ मुझे? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में चला गया, एक कार्बन के साथ बॉन्ड में चला गया।
बात समझ में? अब ये जो लोन पेयर है दोस्तों, ये रिंग की तरफ आता है, तो ये जो रिंग में आता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तब जब ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो ये जो पाई बॉन्ड है इसको पुश करता है इधर की तरफ। अब जब पुश करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, इसीलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा रखा है, ये देखो आप। और यहां पर बन जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन क्योंकि लोन पेयर अपना दे दिया है तो यहां पर आ जाएगा क्या, एक पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर अभी भी बचेगा इसके पास। ये बात समझ में? पूरा डिटेल में हम समझेंगे दोस्तों, पॉजिटिव कैसे आ रहा है, नेगेटिव कैसे आ रहा है, बस अभी रूल समझ लेते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं। अब यहां पर अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर बताओ इस फिनॉल पे टोटल चार्ज कितना, ये जो फिनॉल है, ये जो फिनॉल है इस पे कोई ये जो फिनॉल है इस पे कितने चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज 0। कोई पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है क्या आपको भाई? नहीं दिख रहा है, मतलब इस फिनॉल पे कोई नेट चार्ज क्या है, 0। यहां पर आओ, यहां पर अगर बताओ तो यहां पर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज यहां पर कितना कहेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अरे भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेट क्या हो गया, 0। यहीं अगर 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बचता ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। यहां पर भी नेट चार्ज क्या हो गया, 0, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो गया। यहां पर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव है भी नहीं, ये बात समझ में आया? यहां पर भी ये न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब कोई चार्ज नहीं। तो इस तरीके से ये फिनॉल और ये फिनॉल दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपस में कैसे होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। क्यों भाई? क्योंकि नेट चार्ज क्या है यहां पर, 0। अच्छा, और जितने तीनों कंडीशन आपने पढ़े थे वो भी चेक कर लेना इसमें कि क्या ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देख लो भाई, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के साथ बना बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 6, और एक हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। उससे पहले आप देख लो कि जो भी आपने कंडीशन अप्लाई किया है, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, बिल्कुल। क्या किसी एटम का मूवमेंट हुआ है, नहीं। ये बात समझ में आपको? तो ये जो है आपस में दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब यहां पर बताओ दोस्तों, ये फिनॉल का मैंने यहां लिखा था, इसको हटा देता हूं, समझना। अब यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर देखो आप CH2+ बेंजीन के ऊपर ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। अब बताओ मुझे एक चीज, यहां पर देखो, अब यहां पर ये पाई बॉन्ड जो है वो मूव करेगा, इधर की तरफ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा जो यहां पर है, जो कार्बन के साथ जुड़ा है। जब जाएगा दोस्तों तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा और इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया पॉजिटिव, कैसे आया नेगेटिव, समझाऊंगा मैं, भरोसा रखिए इतना। अब देखो, जैसे मैं बता क्या दूं, देखो दोस्तों एरो दिखा है, तो ये जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है पाई वाले, ये इस कार्बन पे है, यहां पर आया नेगेटिव, यहां पर क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर कंप्लीट एरो दिखाए तो नेगेटिव दिखाए, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव मिला करके क्या बना लेंगे, न्यूट्रल। यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया था तो इस कार्बन पर क्या गया, पॉजिटिव। ये बात समझ में? बोलो भाई, अब समझना। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या इसमें नेट चार्ज 0 है? बताओ यहां पर कितने चार्ज है, नेट चार्ज कितना है यहां पर, नेट चार्ज है यहां पर पॉजिटिव। कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव है, यूनि पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है यहां पर, एक क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर बताओ क्या है, यहां पर भी क्या है दोस्तों, नेट चार्ज पॉजिटिव ही है, मतलब एक पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये बात समझ में? तो क्या दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि चार्ज क्या है दोनों में, कांस्टेंट है। तो ये था दोस्तों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का रूल। फिर से हम सब लोग समझ लेते हैं। 4 रूल हमने पढ़ा। पहला रूल ये था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, कभी भी एटम का मूवमेंट नहीं होता है। दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा था दोस्तों कि वैलिड लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेकंड रो के एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथा रूल ये पढ़ लिया, टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आई? अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने डाउट कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। इस वीडियो में अभी तक हम यही पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो होगा कॉन्जुगेशन। मैं आपको अगले लेक्चर में कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन ये सब पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहिएगा अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये बात समझ में आए? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए।